हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं आपको क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट 60 मिनट्स में ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा दावा है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहेंगे, आपका कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिलेबस में हमारा क्या क्या है। इसमें है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर और नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एंड टू डायमेंशन। ये टॉपिक आपको करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वर्क एनर्जी पावर। इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? बच्चों के मन में आता है वर्क, जो हम काम करते हैं वर्क है, बट एक्चुअली वर्क होता क्या है, काम क्या होता है भाई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं कोई वर्क नहीं कर रहा। जब तक मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जब तक मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरा वर्क डन नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स ने ये बोला कि अगर फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं वहां पे, और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वर्क हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। क्या वर्क हो रहा है? क्या वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस दीवार को बुलडोजर से खींचूं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे सिंपल अगर बात करें तो दीवार खींच के चली जाएगी आगे, तब बुलडोजर ने वर्क किया। इसका मतलब वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना मस्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है। तो अगर आपसे मैं डिफाइन करूं, डिस्प्ले वर्क का डेफिनेशन बोलूं, क्या बोलोगे? इट इज सेड टू बी डन when force produces motion. It is said to be done when force produces motion. जब फोर्स ने मोशन प्रोड्यूस किया तो आपका वर्क हुआ। इसका मतलब क्या देखा हमने? मोशन का होना बहुत जरूरी है। मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स होगा तो वर्क होगा। मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और वहां पे वर्क प्रोड्यूस होगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला बनता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस। तो वर्क हमारा क्या बन गया? एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट से बन रही है, हमारा स्केलर क्वांटिटी बन गया है। देखिए आप यहां से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वर्क की, डेट इज जूल। ये सबने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक चीजें है। एसआई यूनिट आपकी क्या हो गई? जूल हो गई। और बिगा यूनिट है, कुछ कैलोरी वगैरह है, आप यहां से भी देख सकते हैं। कैलोरी 4.1 इंटू जूल, ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक यूनिट्स चैप्टर के अंदर। तो आपने क्या देखा? बेसिक वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट विल गिव अस वर्क। अब अगर हम बात करें इसी वर्क को हम बात करें नेचर ऑफ वर्क, वर्क का नेचर कैसा होता है, ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया, ये जहां मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये वर्क हमारा पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे में हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन में क्या होता है? हम हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं आगे जा रहा हूं और फ्रिक्शन कहां लगा रहा है? पीछे फोर्स लगा रहा है, तो जो फ्रिक्शनल ने फोर्स किया वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। मीन्स वहां पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है।
तीसरा है कोई डिस्प्लेसमेंट भी ना हो, मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो ये वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तो वर्क डन को बेसिकली हम कह सकते हैं, जो नेचर है इसका, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और तीसरा आपको क्या होता है, जीरो होता है। तो जो वर्क डन होते हैं मेनली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब, हम अभी हमने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन पढ़ा हमने, मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो जो वर्क डन है ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है। लेस देन 90 मतलब क्या हो गया, एक्यूट हो गया। मीन्स अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब आप कह सकते हैं 85, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब पे जो वर्क डन होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर नेगेटिव की, तो यही cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, आफ्टर 90। 120 पे नेगेटिव हो जाती है, 140 पे नेगेटिव हो जाती है, 160 पे नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर आपकी मोर देन 90 हो गई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल हो गई, तो उस टाइम जो वर्क डन होगा आपका कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। बचा जीरो वर्क डन। जीरो मतलब आप देख रहे हैं कॉस्ट जीरो कब होता है, जब 90 होता है। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई या राइट एंगल पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे तो वर्क डन कितना होगा आपका, वर्क डन आपका जीरो। तो ये तो हो गया एंगल के हिसाब से। मैंने आपके डायरेक्शन के हिसाब से बताया थे मैंने कि अगर इसमें डायरेक्शन की मैं बात करूं, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसा हो गया वर्क डन, पॉजिटिव। यहां पे मैं नेगेटिव की बात करूं, अगर मान लो मैंने यहां से ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा, मीन्स इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है आपका, देख रहे हैं 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, वर्क डन आपका जीरो हो गया। कुछ एग्जांपल बोल जीरो जीरो वर्क डन का। पेपर में आता है क्वेश्चन कि एक पुली है, पुली ने अपने बैग सर के ऊपर एक बैग रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो उसने कितना वर्क डन किया। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पुली चल रहा है स्ट्रेट, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, कितना एंगल बन रहा है, राइट एंगल, तो राइट एंगल में कितना होगा वर्क डन, जीरो। और दूसरी चीज, पुली के जो बैग है पुली के हेड पे ही रखा हुआ है, चाहे वो कहीं चला जाए उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उस टाइम वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इधर सभी को, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया नेचर ऑफ वर्क डन। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमने देख लिया। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स कितना वर्क करेगा हम इसकी बात करते हैं। वेरिएबल फोर्स मींस फोर्स टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको कहूं अगर फोर्स आपका चेंज हो रहा है 3x² प्लस 2x, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये आपका फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग 2 मीटर। 2 मीटर डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, ये आपको निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, आप ध्यान रखेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स 0 से x तक, ये फॉर्मूला है आपका
W का वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा F डॉट dx का इंटीग्रेशन होल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करेंगे, जितना आपका फोर्स होगा उसका आप कर देंगे इंटीग्रेशन, वहां से निकल जाएगा आपका वर्क डन। तो आप देखें यहाँ पे कितना है फोर्स आपका 3x² प्लस 2x का इंटीग्रेशन, कितना का इंटीग्रेशन निकाल 3x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 2x² डिवाइड बाई, ये क्या बन गया x³ प्लस ये बन गया आपका x³ प्लस x²। अब आप पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 2 मीटर है आपका, तो 2 पुट कर दीजिए, 2 कितना हो गया 8 प्लस 4 आपका आ गया 12। कुछ नहीं करना है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स एच इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। या हम ये भी कर सकते हैं, कई बार हमें ग्राफिकली दे दिया जाता है कि फोर्स ग्राफ में चेंज हो रहा है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें ग्राफ गिवन है उस टाइम आप निकाल सकते हैं एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क। तो अगर हम बात करें एक और चीज, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया है हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, विल गिव्स वर्क डन, विल गिव्स वर्क। इसका मतलब कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ये चेंज हो रहा है, तो पूछा जाए 0 है आपका, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर हो गया आपका, ये 40 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ में हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो कुछ नहीं करना, आपका इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड कर लेना है, इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड कर लेना है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं प्लस ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इनका एरिया A1 और A2। तो जो एरिया मिलेगा हमें A1 प्लस A2, ये हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। मतलब आपने क्या देखा कि जो टोटल एरिया हम निकाल पा रहे हैं उस ग्राफ के द्वारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है क्या, वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर सभी बच्चे को। तो आपने देखा वर्क डन मेरे वेरिएबल फोर्स हो गया। एक होता है वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे वर्क डन कितना होगा। सपोज करो यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल, यहाँ एक ऑब्जेक्ट एम रखा हुआ है और ये नीचे स्लाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया एस। तो एक केस बनता है बिना फ्रिक्शन का, एक बनता है विद फ्रिक्शन का। तब हम विदाउट फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो नीचे आएगा यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, क्योंकि यहाँ mg लग रहा है, तो ये क्या बनेगा mg साइन थीटा। तो ये ऑब्जेक्ट mg साइन थीटा से नीचे आएगा, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए mg s साइन थीटा। ये निकल गया बिना फ्रिक्शन वाला। और अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे आपको मैं देता हूं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में क्या होगा देखेंगे यहाँ पे, विद फ्रिक्शन देखो यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे हमें इसमें फ्रिक्शन भी गिवन है, पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नेट mg साइन थीटा लग रहा है, यहाँ पे mg साइन थीटा, यहाँ लग रहा है आपका नॉर्मल mg cos थीटा, ऊपर जो नॉर्मल है, पीछे लग रहा म्यू। तो अभी यहाँ पे नेट फोर्स से कितने से आएगा, ये फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स,
माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, म्यू इंटू नॉर्मल, कितना है नॉर्मल आपका, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आपका आ गया एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मीन्स एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो वर्क निकल गया और फोर्स निकल गया। अब निकालना है वर्क, क्या हो गया वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल जाएगा वर्क, एफ डॉट एस। इस तरह से आप इंक्लाइन प्लेन पे भी वर्क डन निकाल सकते हैं। सबको क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी। वर्क कंप्लीट हो गया, हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी सबने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क तो हम देखा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी कितना हम वर्क कर पा रहे हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और कितने देर तक काम कर रहे हैं, मतलब जहां पर रेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वो क्या मिलेगा आपको, वो पावर देगा। ठीक है, चलिए तो आपने देखा एनर्जी क्या हुआ, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी का भी ऐसे यूनिट सेम होता है, जूल ही होता है ये भी। और अगर हम बात करें टाइप्स की, बात करें एनर्जी की टाइप्स की, टाइप्स इसका दो है, अपने बेसिक पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला सबको पता है, ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दोनों सेम होती है। अगर मान लो मैं इस पेन को ऐसे फेंक के दे रहा हूं आपके पास, कैच करा रहा हूं, मीन्स ये मोशन हो गया, ये कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर मैं चल के आपके पास आ रहा हूं और ये पेन पकड़ा रहा हूं, वहां भी तो वर्क किया मैंने, वहां भी पोजीशन चेंज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कभी भी कि जब भी मोशन होगा, पोजीशन होगा, तो दोनों एनर्जी होगी। जहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पे मोशन के साथ में आ रहा है एनर्जी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एम जी एच। अब इसका डेरिवेशन पहले पेपर में आता था, अब नहीं आता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस डेरिवेशंस नहीं आते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे पेपर में काफी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये करने वाले हम लोग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, क्या पढ़ा हमने, अभी हमने के ही पढ़ा कितना, हाफ एम बी स्क्वायर। और मोमेंटम हमने क्या पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर हम इस वाले को हाफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो गया ऊपर वाला, ऊपर वाला हो गया आपका हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m। अब ये क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, बिल्कुल। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, क्या आ गया, हाफ एम बी का होल स्क्वायर अपॉन में m, दैट मीन्स हाफ पी स्क्वायर बाई m। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, पी स्क्वायर बाई 2। ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रिलेशन। यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहां से कई बार रेशियो निकालने को आ जाता है, कई बार चेंजेस निकालने को आ जाता है।
तो आपको ये क्वेश्चन में कराऊंगा, फटाफट देखेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, के का फॉर्मूला क्या देखा, पी स्क्वायर बाई 2m, और P का फॉर्मूला क्या बन गया, 2m अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, यही बना। चलिए कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सेम मोमेंटम masses in the ratio 2:1, find ratio of kinetic energy, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम स्क्वायर, मीन्स मास के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास के प्रोपोर्शनल है तो जो रेशियो मास का वही रेशियो होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, लेकिन वहां बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सेम मोमेंटम, मतलब ये वाला फॉर्मूला का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रहा है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास दिख रहा है। तो ke1 बाई ke2 क्या हो जाएगा आपका, m2 बाई m1 हो जाएगा। m2 कितना है आपका 1/2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एनर्जी मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें अगर पूछा जाए कि सेम काइनेटिक एनर्जी एंड मासेस m1:m2 हमें गिवन है 2:8, देन फाइंड मोमेंटम रेशियो ऑफ मोमेंटम, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो P1 बाई P2 क्या हो गया आपका अंडर रूट m2 बाई m1। बच्चे यहां भी गलती करते m1 बाई m2, क्योंकि हमें निकालना है m1 बाई m2। ठीक, तो m1 बाई m1 क्या हमारे पास 2 है, m2 कितना 8 है, क्या करेंगे आप अंडर रूट 2/8, 1:4 का रूट, दैट मीन्स 1:2 आ गया। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन, आपको इसमें आते हैं कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इतना है तो कैटेगरी कितना चेंज होगा। इसका मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप चुटकियों में करेंगे। देखें यहाँ पे दूसरा आ गया हमारा परसेंटेज चेंज वाला। देखिए परसेंटेज चेंज वाला अगर पेपर में आया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम की बात करते हैं, is 10%, then what will be percentage change in kinetic energy, what will be percentage change in kinetic energy। तो इसमें आपको क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम कितना था हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे कितना था इनिशियल मोमेंटम, आपका था यहाँ पे P इनिशियल, मान लिया हमारे पास कितना था, P1 कितना था 100 था, P2 कितना हो गया आपका 10% बढ़ गया, मतलब 110 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे n हो जाएगा P2 बाई P1, कितना हो गया P2 आपका 110 डिवाइड बाई 100, और जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा ये क्या होगा n² - 1 इंटू 100। तो n की वैल्यू कितनी यहां से आ गई 1.1 आ गई, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये आ गया 1.21 - 1 इंटू 100, मतलब कितना आ गया 21% आ गया। कितना आ गया आप देखें यहाँ पे 0.21
इंटू 100, दैट मीन्स आपका आ गया 21%। तो इस तरह से आप कितना भी परसेंट आए, आप सिंपल जितना चेंज हुआ P2 डिवाइड बाई P1 निकाल लेंगे और वो एक फैक्टर n हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे, आपका यहाँ पे परसेंटेज चेंज भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं मोमेंटम का। दूसरा आता है कई बार काइनेटिक एनर्जी का आ गया, तो क्या करेंगे हम कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, मान लो 44%, then what will be परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो पहले कैटेगरी कितना था हमारे पास इनिशियल मान लीजिए 1 कितना था 100 था, Ke2 कितना हो गया आपका 144, फिर यहाँ रेशो निकलेगा आपका n, ये क्या हो गया Ke2 बाई Ke1 कितना आ गया 144 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, ये आ गया 12 बाई 10, दैट मीन्स ये आ गया 1.2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओनली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन जो परसेंटेज चेंज होगा दैट विल बी 10n, मतलब 12%, 1.2 10। आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा इजीली आप इसको कर लेंगे, यहाँ पे आप फंसने वाले नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या देख लिया हमने, वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स देख लिया हमने, वेरिएबल फोर्स देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख लिया। अब देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पावर। काइनेटिक एनर्जी तो हमने देख ही लिया, अब हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम या प्रिंसिपल। ये बड़ा अच्छा थ्योरम है भाई, ये बोलता है कि जितना भी वर्क डन हम कर रहे हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने काइनेटिक एनर्जी चेंजेस आएंगे दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब इसने क्या बोला, amount of work done in displacing an object is equal to change in kinetic energy, equal to change in its kinetic energy। मतलब जो W होगा डेल्टा के के बराबर होगा। चेंज मतलब क्या हो गया, हाफ m1 या m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, वर्क डन होगा, और यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। इसका प्रूफ हमें पता होना चाहिए, मैं प्रूफ कराता हूं, फटाफट देखेंगे इसका प्रूफ क्या है। लेट कर लिया हमने, जो वर्क डन है कितना है एफ डॉट डी एस, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए। अब इसलिए यहाँ पे एम इंटू ए इंटू डी एस। अब ए क्या होता है आपका ए एच डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। ये आपका आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला। अब हमें इसको प्रूफ करना है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देख रहे हैं डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या आ गया एम इंटू वी इंटू डी वी। ये आपका आ गया डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं हम। अब निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम कर देंगे इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया डी डब्ल्यू कहां से कहां तक, 0 से डब्ल्यू तक। ये हो गया एम वी डी वी, मतलब वेलोसिटी कहां से होगी यू से वी तक।
आप करिए इंटीग्रेट, इसका W का हो गया, dW का हो गया W, इसका हो गया M, बाहर बचा कितना v²/2, U से V तक क्या हो गया हाफ, यहां पे आप करिए एक बार हो गया v²/2 माइनस U², निकल गया आपका mv²/2 माइनस mu²/2, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आ गया आपका। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, उसका प्रूफ हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप इजीली कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब हमारे पास चलते हैं, नेक्स्ट है पावर। पावर पे चलते हैं। पावर ही बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, पावर भी बड़ा नहीं मैंने बताया। जहां पे रेट की बात करेंगे, रेट मतलब जहां पे टाइम यूज हो रहा होगा, मींस मैं कितने घंटे के लिए काम कर सकता हूं, जहां घंटा आएगा वहां पावर आएगा। मतलब रेट जो बताएगा वर्क के, हमारे कैपेसिटी नहीं, रेट बताएगा, दैट इज कॉल्ड पावर। और अगर कैपेसिटी बताएगा दैट इज वर्क। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, पावर में हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क मींस कितना वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। मतलब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम, dW/dt। यहां से एक और फॉर्मूला बनता है पावर का, F.V, मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब पावर क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और इसकी SI यूनिट क्या हो गई आपकी, वाट, वाट हो गई। अब यहां पे वाट के बाद एक और यूनिट आती है हॉर्स पावर। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, आपको याद कर लेने हैं। हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, जैसे मैंने आपको फोर्स दे दिया 2I प्लस 4J माइनस K गिवन है आपको फोर्स, और वेलोसिटी गिवन है I माइनस 2J। तो आप निकालिए पावर, क्या करेंगे, F.V निकालेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 1, माइनस 8 माइनस ये क्या हो गया, कुछ है नहीं, 0 है, प्लस 0 माइनस 6, आपका पावर आ गया -6। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स, फोर्स निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क निकालेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप फोर्स और पावर का फॉर्मूला इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ पावर या एफिशिएंसी, ये होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो। जैसे मैंने मान लो मुझे, मेरी पावर है 100 वाट, मैं 100 वाट का काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने काम चुरा लिया, 90 वाट ही किया, कितना हो गया एफिशिएंसी मेरी, 90/100, दैट मीन 90%। तो इस तरह से 100% एफिशिएंसी कभी होती नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाती है। तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है, नो यूनिट नो डायमेंशन। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में आता है क्वेश्चन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, सपोज करो किसी बंदे ने ऐसे काम किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 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 ऐसे गया। तो यहां पे अगर ये पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन, तो जो फोर्स होगा डेट विल भी क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। मतलब वर्क डन बाय डेट फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ, दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। और जहां पे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब आपने क्या देखा, कंजर्वेटिव में क्या होता है,
ये होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा इससे डिपेंड करेगा। और अगर आपको दिया गया, एक सेकंड, अगर आपसे बोला गया, मान लीजिए ऐसे गए आप यहां से यहां तक गए, तो अगर आप यहां पे केवल इस पे डिपेंड किए, आपका जो वर्क डन है इस पे डिपेंड किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया, तो वर्क डन क्या होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। मतलब इसमें कंजर्वेटिव में नॉन कंजर्वेटिव क्या हो गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। इसमें वर्क डन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिया हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो मैं आपसे बोलूं, मैं इसको पेन को ऐसे घुमा के फेंकू छत से बाहर या ऐसे फेंकू, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो क्या हो गया एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एग्जांपल हो गया किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। इसमें मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे आपके एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। इसमें हमें कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय स्प्रिंग या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मीन्स अगर सपोज करो हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग का एक के होता है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, इलोंगेशन है, एक्स इज इलोंगेशन। पेपर में कई बार आ जाता है कि अगर मैं एक्स को डबल कर दूं तो एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर है दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा इस फॉर्मूले बेस्ड यहां से न्यूमेरिकल एक बन जाता है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का हमारा, दैट इज कोलिजन। कोलिजन के अंदर क्या होता है, कोलिजन में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। कोलिजन मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं वहां पे, कोलाइड्स कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, वो कोलिजन हो गया। तो कोलिजन का मतलब हो गया मींस व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड्स ईच अदर। जब कोलाइड करेंगे तो वहां पे एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, कोलाइड्स ईच अदर, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन में दो तरह का हो गया, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक। देखिए इलास्टिक में क्या होगा, सपोज करिए मैंने एक बॉल लिया, टेनिस बॉल लिया, मैं दीवार पे मारा, मेरे हाथ में आ गया, वो क्या हो गया, उसमें एनर्जी जितनी मैंने दी थी उतनी एनर्जी फिर आ गई, मतलब एनर्जी स्टोर रही, तो कौन सा एनर्जी हो गया, कौन सा कोलिजन हो गया आपका, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अगर मैंने पत्थर मारा वहीं गिर जाएगा, तो वो कौन सा कोलिजन हो गया आपका, इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब इलास्टिक में हमें यह ध्यान रखना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टोटल एनर्जी सब कुछ कांस्टेंट होगा, दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। और जहां पे आपका मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा, टोटल नहीं तो कांस्टेंट होगा, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा, उस टाइम हमारा क्या हो गया, उस टाइम इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो हमें इनका ध्यान रखना है। इसमें क्या हो गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मोमेंटम कांस्टेंट है। तीनों क्या है, तीनों इसमें कांस्टेंट होते हैं। इसमें तो टोटल एनर्जी क्या है आपका, कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा।
इसमें तीनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें जो फोर्स लगता है वो लगता है कंजर्वेटिव फोर्स लगता है इसके अंदर आपका इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इसमें लगता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें आपका लगता है नॉन कंजर्वेटिव। इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और इसमें आपको पढ़ना है, एक और टॉपिक बच गया, कोलिजन इन वन डायमेंशन या इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फटाफट देखेंगे इसको हम, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इन वन डायमेंशन। इसमें हमें क्या करने होते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1, ये m2 है। इसकी वेलोसिटी u1 थी इनिशियली, इसकी थी u2, ये थी बिफोर कोलिजन। अब ये दोनों जब कोलाइड्स हुए m1 m2, तो कोलाइड्स के बाद m1 की वेलोसिटी मान लिया हमने v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी मान लिया हमने v2 हो गई। इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा इनिशियल और फाइनल बराबर होगा, और एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें यही रख लेना हमें कि मोमेंटम देखते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना हमारे पास, ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम हमें कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। दोनों क्या हो जाएंगे, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। आप यहां से जो भी फाइंड करना चाहेंगे, पेपर में पूछ लिया कि v1 निकालो v2 निकालो, आप इनको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका आएगा एनर्जी, दोनों का निकालेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का। इसका हो गया हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इसका हो गया हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वही क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। इस तरह से आपका कोलिजन भी खत्म हो जाएगा। तो ये होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी आपको डाउट आता है आप हमें मैसेज करिए, चार्ट बॉक्स में डालिए, और आपको किस टॉपिक में डाउट आ रहा है आप मैसेज करिए, आपको उस टॉपिक को हम दोबारा क्लियर कराने वाले हैं। ऐसे आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। जो नए बच्चे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और काफी आगे बढ़ाएं हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। बाय बाय बच्चों।